हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे पार पर। तो जैसा कि हम लोग आज फिजिक्स का टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के लिए। इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से आप लोग देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किसी पिंड का भार क्या होता है। इसका कहने का मतलब है कि किसी पिंड का भार क्या होता है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिकतम होता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। फर्स्ट नंबर का आपको क्या होगा, बी नंबर। बी जो है, बी आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर का ध्रुव पर अधिकतम होता है। ठीक, ध्रुव पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं, विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है। और पृथ्वी के सभी स्थानों पर एक समान नहीं। पृथ्वी के तल से मान लीजिए कि ये तल है, तो तल से अगर ऊपर जाइएगा तो भी बढ़ेगा और नीचे आइएगा तो भी बढ़ेगा। ठीक, और पृथ्वी के केंद्र पर मान लीजिए कि ये पृथ्वी का केंद्र है, तो इस केंद्र पर शून्य होता है। पिंड का भार जो होता है वो जी पर निर्भर करता है, जो कि जी का मान होता है 9.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़े देखे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट, कह रहा है क्वेश्चन कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है या एक समान वेग से नीचे आ रही है। सी नंबर ऑप्शन है, ऊपर की ओर त्वरण से गमन कर रही है, नीचे की ओर त्वरण से गमन कर रही है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा, ऊपर की ओर त्वरण से गमन कर रही है। ऊपर की ओर, मेरा लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन कर रही है, सी नंबर होगा। देखिए क्या होता है कि वजन बराबर, मतलब भार बराबर होता है नेट वेट बराबर mg प्लस एम ए। ठीक ना, एम ए। जब mg साथ में एम ए जुड़ जाता है तो वजन बढ़ने लगता है। ये कंडीशन कब होता है, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाती है और जब नीचे आता है तो यहाँ पर माइनस होने लगता है, तो घटने लगता है। ठीक ना, तो इस चीज़ को समझिए आप लोग, बहुत बढ़िया से देखिएगा, खूब अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। अब आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है। इसका कहने का मतलब है कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है, उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी क्या है, उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएगा, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। डी नंबर है, उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेगा, मतलब एक समान रहेगा। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर क्वेश्चन का सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहा है उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न होगा। सबसे पहले द्रव्यमान जो होता है, मास हम लोग का कांस्टेंट होता है। मास चाहे आप पृथ्वी पर चढ़ जाइए या सूर्य पर चल जाइए या चंद्रमा पर चलिए या मंगल ग्रह पर चल जाइए, कहीं नहीं चेंज होगा। मास जो होगा आपका कांस्टेंट होगा। और भार कहने का मतलब वेट जो होता है ना, वेट बराबर होता है एम जी। और एम जी में मास तो आपका कांस्टेंट हो गया, चलिए ठीक है। बट जी जो होता है ना, जी निर्भर करता है, जी डिपेंड होता है किस चीज़ पर। पृथ्वी पर है तो 9.8 होगा, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाइएगा तो पृथ्वी का 1/6 हो जाता है, मतलब 9.8 भागा 6 हो जाएगा। तो जी पे निर्भर कर रहा है ना वेट, तो इसलिए वेट जो होता है वह भिन्न हो जाता है और द्रव्यमान वही रहता है, चाहे कहीं भी जाइए द्रव्यमान सेम रहेगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो उसका त्वरण दुगना होगा, उसका संवेग दुगना होगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्वरण बराबर होता क्या है। तो चलिए, त्वरण बराबर ए बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। बट इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, इसका तो रिलेशन नहीं बैठ रहा है। त्वरण बराबर तो ये दुगना वगना का कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आइए बी पर, उसका संवेग दुगना हो जाएगा। संवेग बराबर क्या होता है, सॉरी, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है P इक्वल टू एम भी। ठीक, P इक्वल टू एम भी।
तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाए, मतलब v को दोगुना कर दिया जाए, v को जब दोगुना कर दीजिएगा तो आपका p बराबर क्या हो जाएगा 2mv, मतलब संवेग आपका दोगुना हो गया। ठीक, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब किसी पिंड का अगर वेग दुगुना करते हैं, वेलोसिटी को जब आप डबल कीजिएगा तो उसका मोमेंटम p दोगुना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी। आइए देख लेते हैं गतिज ऊर्जा भी क्या होता है। गतिज ऊर्जा मतलब 1/2 mv²। ठीक, लेकिन यहाँ तो v को दोगुना करिएगा तो ये स्क्वायर है, मतलब 4 गुना हो जाएगा, तो ये तो रिलेशन होगा नहीं। अब नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर तो आपका होता है mgh, बट इसमें तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो ये तो रिलेशन होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन बी जो है उसका संवेग दुगना हो जाएगा। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। किसी पिंड का वेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अभी हम लोग गतिज ऊर्जा का इक्वेशन फार्मूला देखे थे, 1/2 mv²। 1/2 mv²। क्या कर रहा है, किसी पिंड का वेग दुगना होने पर, अगर वेग को दुगना करते हैं तो आपका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/2 mv के जगह पे 2v²। 2v का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 1/2 mv², मतलब mv², यानी गतिज ऊर्जा का ये 4 गुना हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, मतलब 5 का सी आंसर सही होगा। 5 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र क्या है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है बैरोमापी। बैरोमापी। अब ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं, द्रव घनत्व। द्रव की घनत्व को क्या मापता है। ठीक, तो द्रव के घनत्व को हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोमीटर से आपको आर्द्रता मापी आप लोग हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। और ऊंचाई को आप लोग अल्टीमीटर से मापते हैं। मतलब वायुयान का ऊंचाई किस चीज़ से मापा जाता है, अल्टीमीटर से। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, किसी पिंड का अधिकतम भार होता है निर्वात में। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पर होगा, निर्वात में होगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा पहले से भी, बट हम लोग जिस ढंग से पढ़ रहे हैं उससे आप लोग को एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन मिलेगा। तो आप समझिए 25 क्वेश्चन देखेंगे, 25 में 4 से गुना करिएगा तो 40। न्यूमेरिकल भी बनाने को सीख सकते हैं अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे तरीक़ा से देख रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, एक जल भरे बीकर में बर्फ एक टुकड़ा तैर रहा है। एक गिलास है, गिलास में कह रहा है कि बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, और बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल, मतलब कहने का है कि एक गिलास है, ये गिलास है, मान लीजिए कि ये गिलास है, इसमें वाटर भरा है, पूरा वाटर भरा हुआ है, और इसी में एक गोला तैर रहा है, किस चीज़ का, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। तो पूछ रहा है कि जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो क्या होगा। तो समझिए कि जितना बर्फ का टुकड़ा का आयतन होगा वो तो पहले ही से गिलास में बना हुआ है, तो जब बर्फ पिघल कर वाटर बनेगा तो उतना वाटर अपना आयतन ले लेगा, तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा, पूर्ववत बना रहेगा। इस ऑप्शन 8 नंबर का ऑप्शन सी सही होगा। 8 नंबर का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। पारा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि थर्मामीटर में पारा का ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऊष्मा का चालक है। थोड़ा सा भी हीट मिलेगा ये एक्सपेंस कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तुरंत अपने आप में चेंजिंग दिखाने लगता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। आर्द्रता मापी की यूज करके हम लोग किस चीज़ को मापते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन है द्रव की सापेक्षिक घनत्व, दूध की परिशुद्धता,
ठीक, दूध की परिशुद्धता, अपेक्षिक आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब। तो हम लोग का 10 नंबर का जो ऑप्शन होगा सी होगा, अपेक्षिक आर्द्रता। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। अब आइए, शुद्ध की परिशुद्धता इसको किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से, अभी हम लोग पढ़े हैं। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से। द्रवों की अपेक्षिक घनत्व किस चीज से? हाइग्रोमीटर। द्रव की हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा औरक्त। इंफ्रारेड का विद्युत चुम्बकीय तरंग सबसे अधिक होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट भाग दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आइए देखते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सन जो होता है, सूर्य, वो अर्थ एंड मून के सन और पृथ्वी के बीच में मून आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण होता है, और मून और पृथ्वी के बीच में सन को आ जाने के कारण चंद्र ग्रहण होता है। ठीक, आगे आइए, आगे का क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब कैसी होती है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? आभासी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है? दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। दंत चिकित्सक का जो दर्पण होता है अवतल होता है। अवतल दर्पण का यूज और कहाँ कहाँ करते हैं आप लोग? अवतल दर्पण का यूज सोलर प्लेट में होता है। ठीक, आप गाड़ी के हेडलाइट में भी यूज करते हैं अवतल दर्पण का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, मोटर वाहनों के पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। गाड़ी के पीछे का जो दृश्य देखने के लिए होता है उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का खासियत क्या है कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है और बहुत छोटा रूप में। पीछे देखते होंगे कि छोटा सा लगा रहता है गाड़ी का शीशा, और बहुत सारे आदमी को, बहुत सारा ट्रक को, बड़ा बड़ा ट्रक को छोटा करके दिखा देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्या कर रहा है, 3 प्राथमिक वर्ण है तो लाल, हरा एवं नीला। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाल, हरा, नीला। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल या रेटिना के सदृश है? फिल्म। इसका जो ऑप्शन होगा बी सही होगा, फिल्म। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 18 नंबर, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर की तीक्ष्ण होने का कारण। मतलब पुरुष के अपेक्षा स्त्री का जो आवाज़ होता है बहुत पतला होता है, मधुर होता है। क्यों होता है? तो इसका ऑप्शन होगा उच्च आवृत्ति के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? निर्वात में होता है, या वायु में होता है, या जल में होता है, या इस्पात में होता है? तो आइए हम लोग देखते हैं। निर्वात में तो ध्वनि शून्य होता है, निर्वात तो होगा नहीं। वायु में, इसका ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। इस्पात में सबसे अधिक ठोस में होता है। इस्पात में, अगर ठोस में हम लोग लोहा लें तो लोहा में आपका 1530 मीटर पर सेकेंड होता है। वायु में अगर लीजिएगा तो वायु में आपका होता है 332 मीटर पर सेकेंड। अगर आप जल में लेते हैं तो जल में आपका होता है 1493 मीटर पर सेकेंड। तीनों क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, साथ में उसका ये भी देखेंगे किस किस में होता है। अब मैक संख्या 20 नंबर क्वेश्चन है, मैक संख्या का संबंध किससे है? तो ये जो है ना वायुमान के वेग से है, वायुमान के वेग से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मैक संख्या जो होता है विमान के चाल को निर्धारित करने में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है?
तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में विद्युत मोटर। ट्रांसफर जो होता है, ये आपको ट्रांसफार्मर जो होता है वो ये सिर्फ वोल्ट बदलने का काम करता है, ठीक ना। निम्न वोल्ट से उच्च वोल्ट और उच्च वोल्ट से निम्न वोल्ट, ये किसी को ट्रांसफर। डायनेमो जो होता है वो आपको यांत्रिक से विद्युत में आ जाता है, मतलब मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। लाउड स्पीकर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 22 नंबर। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन होता है, तो लाउड स्पीकर में हम लोग का होता है बी नंबर, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। विद्युत से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में, मतलब विद्युत से पहले यांत्रिक में और फिर उसके बाद ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब 23 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति। पहले ही हम बताएं आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में ही कि डायनेमो जो होता है यांत्रिक को विद्युत में, तो आई होप आप लोग इसका ऑप्शन सी लगाएंगे, क्योंकि सी नंबर में डायनेमो है। डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में फ्यूज का जो कार्य होता है वो क्या होता है। मतलब विद्युत परिपथ में जो आप घर में विद्युत तार वगैरह या बहुत सारा अरेंजमेंट करते हैं विद्युत से लेके, उसमें फ्यूज जो आप लगाते हैं वो फ्यूज का कार्य क्या है। तो इसमें बिजली के झटके से बचाना, धारा के प्रवाह को नियमित करना। सी कह रहा है कि अति भारण मतलब ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। उपरोक्त जैसा कुछ नहीं, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, सी। क्योंकि फ्यूज जो मेरा होता है उसका काम ही है ओवरलोडिंग, मतलब वोल्ट कम बेसी अगर हुआ तो हमारे परिपथ में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको बचा ले परिपथ को भंग करके, मतलब फ्यूज खुद को गल जाएगा और मेरा हर कंपोनेंट को बचा देगा। चलिए नेक्स्ट और हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है। हम लोग का आखिरी क्वेश्चन क्या है, परमाणु का प्रभावी त्रिज्या। परमाणु का प्रभावी त्रिज्या जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यहीं पे आज की डेट में क्वेश्चन क्या दे रहा है, 10⁻15 ना देके आपको 10⁻13 सेंटीमीटर दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही है। आप आई होप आप लोग इसको जानेंगे। 10⁻13 सेंटीमीटर भी होता है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या ही। और 10⁻6 मीटर जो है ये क्या है, माइक्रोमीटर इसको बोलते हैं। माइक्रोमीटर बराबर होता है 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 नैनो ये 10⁻10 मीटर क्या है, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट दिन लेके आएंगे। और एनटीपीसी को टारगेट रखना है इस बार रेलवे पार। थैंक्स वाचिंग फॉर माय वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग इस चैनल को, ताकि आप लोग का बेनिफिट हर पल हर समय मिलता रहे।